एक आदर्श नागरिक हमारे समाज के लिए आधार होने के साथ साथ समाज की शोभा भी होता है। इसीलिए इनका जीवन और आचरण अनुकरणीय होता है। सत्य बोलने वाला, आत्मसंयमी, सहनशील, परिश्रमी और स्वावलंबी होना एक आदर्श नागरिक की पहचान होती है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही आत्मसंयमी, सहनशील, परिश्रमी और आदर्श नागरिक कृष्ण कुमार गौतम की। साधारण से दिखने वाले परंतु असाधारण व्यक्तित्व के मालिक कृष्ण कुमार गौतम, जिनका जन्म 25 मार्च 1956 को बाहरी दिल्ली के गांव असौला, फतेहपुर बेरी में एक बेहद ही साधारण से परिवार में हुआ। माता का नाम श्रीमती चंपा देवी व पिता श्री धर्मा ने कृष्ण कुमार गौतम को बड़े ही लाड प्यार से पालने के साथ साथ सेवा भाव के अच्छे संस्कार भी दिए। कृष्ण कुमार गौतम की स्कूलिंग यानी कक्षा 1 से 7वीं की पढ़ाई फतेहपुर बेरी के ही सरकारी स्कूल से हुई तथा 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं की पढ़ाई छतरपुर राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल से की। पढ़ाई के दौरान 13 मई 1973 को कृष्ण कुमार गौतम की शादी शाहपुर सीकरी, बल्लभगढ़, हरियाणा की रहने वाली अतर कली से हुई। मेरी शादी पढ़ाई के दौरान ही 13 मई 1973 में हुई, जो हरियाणा के बल्लभगढ़ तहसील के अंतर्गत सीकरी शाहपुर एक विलेज है, वहाँ से संपन्न हुई। कृष्ण कुमार गौतम ने जनवरी 1977 में दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड में नौकरी शुरू की। साथ ही साथ ग्रेजुएशन की 2 साल की पढ़ाई भगत सिंह कॉलेज से की, मगर तीसरे साल की पढ़ाई पूरी ना कर पाए। मेरी जॉब जनवरी 1977 में दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम में हुई। मेरी अपनी एक इच्छा थी कि मैं आगे पढूं, इसलिए मैंने शहीद भगत सिंह कॉलेज में 1977 के दौरान एडमिशन लिया। फर्स्ट और सेकंड ईयर लगातार करता रहा, लेकिन तीसरे वर्ष में दफ्तर का कार्य अधिक होना, पारिवारिक स्थिति और सामाजिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण मैं थर्ड ईयर एग्ज़ाम नहीं दे पाया, इसलिए मैं ग्रेजुएशन नहीं कर सका। सामाजिक कार्यों में आने का कारण बताते हुए पढ़ाई के दौरान 13 मई 1973 को स्कूल में घटी घटना का जिक्र करते हुए कृष्ण कुमार गौतम जी बताते हैं। स्कूल के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण मुझे लगा कि हमें अलग से सामाजिक कार्य करने चाहिए। घटना इस प्रकार थी कि स्कूल के अंदर एक टी क्लब था और मैंने वहाँ पे एक चाय बना दी और चाय पीने के बाद कुछ जो अध्यापक थे जो मानसिक रूप से ग्रस्त थे, उन्होंने एक हंगामा मचाया और यहाँ तक कि मुझे स्कूल के अंदर पीटा गया। उस घटना ने मुझे एकदम इस तरीक़ा से झंझोर दिया कि आखिर ऐसा क्यों है इस देश के अंदर, और हमें लगा कि आगे हमें इस पर निरंतर कार्य करना चाहिए ताकि इस जो सोच है इसमें हम बदलाव ला सकें। कृष्ण कुमार गौतम के जीवन में सामाजिक कार्यों के प्रेरणा स्रोत कई लोग बने। जैसे 1982 में गौतम जी के ऑफिस में इनके सीनियर श्री रामजी लाल सागर जी ने गौतम जी को कुछ अच्छा करने के लिए कई बार प्रेरित किया। इनके अलावा और कई लोगों का भी सहयोग रहा। कृष्ण कुमार गौतम की सामाजिक कार्यों के लिए पहली मीटिंग 25 मार्च 1983 को अपने ही गांव में हुई, जिसमें लगभग 8 से 10 लोग ही आ पाए, जिसमें संस्था के गठन तथा गांव के भूमिहीन समाज के लोगों के लिए भूमि एवं कृषि की जमीन को लेकर चर्चा की गई, जिसके लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर अनुसूचित जाति वेलफेयर एसोसिएशन असौला का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी कृष्ण कुमार गौतम को दी गई। सर्विस के दौरान ही मेरे एक सहपाठी थे जो मेरे से सीनियर थे, जिनका नाम RL सागर है, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने एक सोच पैदा करी मेरे अंदर कि भाई हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहिए समाज के प्रति। इसलिए उस दौरान 20 सूत्रीय कार्यक्रम अपनी चरम सीमा पे था,
तो इसलिए हमने सोचा कि इसका जो है लाभ उठाया जाए और हमने गांव में आके चर्चा करी कि भाई हम संस्था बना कर इसको हम कर सकते हैं और प्लॉट ले सकते हैं। 25 मार्च 1983 को कुछ लोगों के बीच में बात की गई, बात से सहमति बनी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अनुजाति वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा उसका रजिस्ट्रेशन और उसकी जो अध्यक्षता है वो मुझे सौंपी गई। कृष्ण कुमार गौतम ने सबको साथ लेकर संस्था के पंजीकरण एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत गांव के भूमिहीन लोगों को आवासीय भूखंड की कार्रवाई तेज की। साथ ही साथ अखबार के माध्यम से भी अपनी आवाज को उठाना शुरू किया। सबसे पहले अंग्रेजी अखबार इवनिंग टाइम्स में 1983 में वो अपना आर्टिकल छपवाने में कामयाब हुए। वहीं उस वक्त के खंड विकास अधिकारी P. रमैया एवं SDM साउथ श्री के शिव रामाकृष्णन IAS जी का गांव वालों की भूमि की समस्या व उनकी जरूरत को उचित मानते हुए आवासीय भूखंड आवंटन में अहम भूमिका निभाई। कृष्ण कुमार गौतम की हिम्मत की दाद देनी होगी, क्योंकि वो लोगों के विरोध के बावजूद इस मुद्दे पर अपनी टीम के साथ अड़े हुए डटे रहे और 394 लोगों को जमीन दिलवाई, वो भी बिना किसी भेदभाव के। और मैंने अपने सहयोगियों के सहयोग से उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करा, लेकिन उस मूवमेंट में सबसे ज़्यादा जो सरकारी तौर पे जो सहयोग मिला वो रमैया साहब थे जो PCS थे और SDM साहब थे जो के शिवरामाकृष्णन IAS थे। उन्होंने हमारी बात को समझा, हमारी समस्या को समझा और उन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया। यहाँ तक कि जो भी कमाबेशी या जो कुछ करना है, किस तरीक़ा से हमें करना है, उस मूवमेंट को उन्होंने हमारी सफल बनाया और हम 30 सितंबर 1983 को 396 प्लॉट लेने में सफलता प्राप्त की। और यही नहीं कि हमने किसी अनुसूचित जाति जनजाति के जो भी गांव में किसी भी वर्ग का था, हमने उन सबको इन्वॉल्व करा और प्लॉट दिलाने में हमने कामयाबी हासिल की। हालांकि पॉलिटिकल दबाव भी कृष्ण कुमार गौतम पर लगातार रहा। इतना ही नहीं, जमीन आवंटन के वक्त महानगर पार्षद के द्वारा कार्यकारी पार्षद पर पथराव भी करवाया गया। मगर जब ये मुद्दा देश भर में गूंजा तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तक ये बात पहुंची, तो उन्होंने इस विवाद को सुलझाने के लिए बाहरी दिल्ली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सज्जन कुमार को जिम्मेदारी दी। अगले माह यानी 30 अक्टूबर 1983 को 394 लोगों को आवासीय भूखंड आवंटित कर दिए गए और इस जगह का नाम डॉक्टर अंबेडकर विहार रखा गया, जिसको आज असौला एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है। महानगर पार्षद थे, उन्होंने कार्यकारी पार्षद को प्लॉट देने से रोका, जिसकी सूचना पूरे अखबारों में पूरे क्षेत्र में छाई। उसी दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एरिया के जो MP साहब थे श्री सज्जन कुमार जी को तलब किया और उनको कहा कि ठीक इसी तारीख को अगले महीने लोगों को प्लॉट मिलने चाहिए और वो प्लॉट उसी तारीख को मिले। इतना सब कुछ करने के बाद क्षेत्र के लोगों को विश्वास होने लगा कि ये व्यक्ति क्षेत्र का विकास कर सकता है, तो क्षेत्र व गांव के लोगों ने इन्हें मना करने के बावजूद राजनीति में आने की सलाह दी और कृष्ण कुमार गौतम पर दबाव बनाया। नतीजा ये रहा कि कृष्ण कुमार गौतम ने असौला ग्राम प्रधान का पहला चुनाव लड़ा। जो लोग हमेशा असौला ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े, उन्होंने इस बार चुनाव लड़ने से मना करते हुए गांव के एक करोड़पति परिवार को ग्राम प्रधान का उम्मीदवार बनाने में वो सफल रहे। हमने भी जो परिवार चुनाव लड़ते आए, उसी परिवार से चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया। इस समय हम 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिसकी कहानी बेहद ही दिलचस्प है। जैसे हम लोगों ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अनुजाति वेलफेयर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से गांव वालों को 396 प्लॉट ज़मीन दिलाने में हमें सफलता मिली, वैसे ही दिल्ली प्रशासन की तरफ से 25 दिसंबर 1983 को
प्रधानी के चुनाव की घोषणा कर दी गई। तो गांव वालों ने जो हमारा कार्य देखा तो गांव वालों ने एक दबाव बनाया कि भाई जब आप एक निस्वार्थ भाव से इतना काम कर सकते हैं तो हम चाहते हैं कि आप प्रधानी का चुनाव लड़ें। लेकिन मैंने अपनी उनको कमी बताई कि मेरी कमज़ोरी है कि घर में नहीं दाने और अम्मा चले बनाने, तो मेरी इतनी सामर्थ्य शक्ति नहीं है क्योंकि मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूं और जो प्रधानी के चुनाव में जिस तरीक़ा से खर्चा होता है उसे मैं उठाने के लिए सक्षम नहीं हूं। लेकिन फिर भी समाज ने कहा कि नहीं, चुनाव आपको ही लड़ना है और समाज बतौर गांव के लोगों की बतौर प्रधानी का चुनाव लड़े। और जो भी लड़ने के बाद रहा, लेकिन हमने कभी भी उसको ये नहीं माना कि हम किसी क्षेत्र में विफल रहे हैं। हमने हमेशा विफलता से सफलता की एक कुंजी नए तरीक़े से तैयार करी और आज भी हमारा एक पक्का इरादा है कि हम क्षेत्र, समाज और राष्ट्र के लिए कुछ बहुत अच्छा कर सकें। इसलिए हम अपना निरंतर कदम बढ़ाते जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जिस लक्ष्य को हम लेकर चल रहे हैं उससे समाज के साथ साथ राष्ट्र को भी लाभ होगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कृष्ण कुमार गौतम ने कई संस्थाओं में रहते हुए बड़े विजन के साथ क्षेत्रीय नागरिकों के विकास के लिए क्षेत्र में डीटीसी का बस डिपो, 100 बेड का हॉस्पिटल, 33 किलोवाट बिजली सबस्टेशन को बढ़वाकर 66 किलोवाट बिजली सबस्टेशन के लिए अवैध कब्जे से मुक्त करवाने व सबस्टेशन की 4 दीवारी बनवाने तथा क्षेत्र में महिलाओं के लिए महाविद्यालय के साथ साथ क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान हेतु प्रशासन के साथ पत्र व्यवहार करना तथा अखबार का सहारा लेकर आवाज को उठाते हुए वो आगे बढ़ते रहे। क्षेत्र के लोगों को कैसे लाभान्वित कर सकें, एक योजनाबद्ध तरीक़ा से हम लोगों ने काम स्टार्ट किया, जिसमें दिल्ली नगर निगम के हॉस्पिटल को 100 बेड के हॉस्पिटल में तब्दील करना, 33 किलोवाट सब स्टेशन को 66 किलोवाट के सब स्टेशन में तब्दील कराकर 4 दीवारी कराकर देशी विभाग को सौंपा, डेमोलिशन कराया जो अवैध निर्माण था, ताकि समझ क्षेत्र में लाइट की प्रॉब्लम ख़त्म की जा सके। इसके साथ साथ ही डीटीसी का डिपो जो डेरे गांव की तरफ हमें बॉर्डर के ऊपर बनवाना था, इसके साथ ही क्षेत्र के अंदर अभी तक कोई भी ऐसा महिला कॉलेज नहीं था, इसलिए हमने उस पर भी फोकस करने का काम करा कि क्षेत्र के अंदर एक महिला कॉलेज हो, ताकि हमारे क्षेत्र की जो धी बेटी हैं वो दूर दराज ना जाकर नज़दीक में अपना अध्ययन कर सकें और वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। 31 मार्च 2016 को दिल्ली सरकार के कर एवं व्यापार विभाग से सहायक आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद कृष्ण कुमार गौतम ने राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का गठन किया। कृष्ण कुमार गौतम का मानना है कि संविधान उद्देशिका पर कोई भी राजनीतिक दल कार्य करने के बजाय किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा, धर्म और समुदाय आधारित राजनीति कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ चंद परिवारों के कब्जे में राज सत्ता की चाबी है। इतना ही नहीं, देश के नागरिक व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय पर विभाजित होते जा रहे हैं, जिससे राष्ट्र और नागरिकों को भारी नुकसान हो रहा है। सभी लोग जानते हैं देश के अंदर जो भी राजनीतिक पार्टी हैं वो 3 बिंदुओं के ऊपर काम करती हैं, किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा, धर्म और समुदाय। इसके चलते हुए देश के नागरिक बंटवारे के कारण कमज़ोर होते जाते हैं और जिसके कारण कुछ परिवार निरंतर राजनीति में अपना दबदबा बनाए रखते हैं। और प्राय देखा गया है कि जब से संविधान लागू हुआ है कुछ ही परिवार ऐसे हैं जो राजनीति में अपने प्रभाव, अपनी पार्टियों को चला रहे हैं, जिससे प्रत्येक देश के नागरिक को, नागरिक का अभिप्राय स्त्री पुरुष किन्नर को निरंतर जहां उनको नुकसान हो रहा है वहीं देश को भी नुकसान हो रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय पर ना होकर भारत का जो संविधान उद्देशिका है, जो वो चाहता है
उस पर राजनीतिक पार्टियों को काम करना चाहिए और परिवारवाद से बाहर निकल के काम करना चाहिए, ताकि समस्त नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय हम दे सकें। कृष्ण कुमार गौतम बताते हैं कि राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का गठन संविधान उद्देशिका का गहन अध्ययन करने के बाद खास मित्रों के सामने विस्तार से अपनी बातें रखी, जिनसे प्रभावित होकर मित्रों ने आगे बढ़ने के लिए कहा और राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के नाम पर सहमति बनी। संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में पार्टी का पंजीकरण हुआ और आज धीरे धीरे पार्टी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। जो उद्देशिका है उसका डीपली अध्ययन करा और अध्ययन करने के बाद हम लोगों ने रखा कि हम इसको एक प्लेटफॉर्म देंगे, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का गठन करा, जिसका मैं संस्थापक और मुझे अध्यक्ष के नाते उसकी एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि उसको कैसे आगे बढ़ाना है। तो उसकी जो विचारधारा है पार्टी की, वो है राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय पर आधारित ना होकर उससे ऊपर उठकर भारत के समस्त नागरिकों को समता के आधार पर आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। दूसरा, वर्तमान शिक्षा प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में विकसित कर किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय से मुक्त रखा जाए। साथ ही राष्ट्र के समस्त नागरिकों को समता के आधार पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता के साथ साथ समस्त क्षेत्र में 49% पुरुष, 49% स्त्री और 2% किन्नर को नेतृत्व प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करेगी। ऐसी राष्ट्रीय नागरिक पार्टी अपनी विचारधारा के साथ मैदान में उतर रही है। आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि वो संविधान की उद्देशिका पर खरा उतरकर देश के समस्त नागरिकों, स्त्री पुरुष किन्नर के साथ साथ राष्ट्र को भी विकासशील बनाने का काम करेगी। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का स्थान केंद्रीय अवधारणा के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल किसी राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति के वितरण और सत्ता के आकांक्षी व्यक्तियों एवं समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे परस्पर विरोधी हितों के सारणीकरण, अनुशासन और सामंजस्य का प्रमुख साधन रहे हैं। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी से भारतीयों को उम्मीद है कि ये पार्टी संविधान उद्देशिका को आधार मानते हुए व संविधान की रक्षा करते हुए आने वाले समय में भारत व भारतीयों के लिए कुछ बेहतर करेगी। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।